आज हमारे पास रॉल्फ डोबेली की किताब है स्पष्ट चिंतन की कला, और इसके बारे में जो स्रोत हमने देखे वो काफी दिलचस्प थे। जी। ये स्रोत इस सवाल को देखते हैं कि हम क्यों अक्सर जानते हुए भी गलत फैसले कर लेते हैं। और क्या ये जो हमारी सोच की आम गलतियां हैं, जिन्हें कॉग्निटिव बायस कहते हैं, क्या इनसे बचना मुमकिन है? बिल्कुल, यही सवाल है। चलिए इन स्रोतों की मदद से इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ, तो ये जो स्रोत हैं ये बताते हैं कि डोबेली की किताब करीब 99 छोटे-छोटे चैप्टर्स में है। अच्छा, 99 काफी है। हाँ, और हर चैप्टर एक खास किस्म की सोचने की गलती या कह लें तर्क दोष उसको पकड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई भारी भरकम अकादमिक किताब नहीं है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी-छोटी चूकें होती हैं ना, हाँ हाँ। उसके संग्रह की तरह पेश किया गया है। अच्छा। और अक्सर मजेदार किस्सों के साथ। हाँ, और मुझे लगता है वो किस्से ही से समझने में मदद करते हैं। जैसे एक चीज जो बार बार आ रही थी स्रोतों में, वो है कंफर्मेशन बायस। जी, पुष्टिकरण का पूर्वाग्रह। हम वही जानकारी ढूंढते हैं या उस पर ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी राय से मेल खाती है। बिल्कुल। और जो बातें हमारी सोच को चैलेंज करती हैं, उनको हम अनदेखा कर देते हैं। हाँ, अनदेखा कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये एक तरह से हमें मानसिक शांति देता है। अपनी मान्यताओं पर सवाल उठता देखना किसे अच्छा लगता है। सही बात है। तो हम अनजाने में ही अपने चारों तरफ एक ऐसा बुलबुला बना लेते हैं सूचनाओं का जो हमें सही साबित करता रहे। जैसे सोशल मीडिया पे होता है, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं जो हमारी जैसी बातें करते हैं। एग्जैक्टली, वो इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है आजकल। बिल्कुल। अच्छा, एक और पूर्वाग्रह था जिसका जिक्र था, वो संक कॉस्ट फैलेसी, डूबी लागत वाली बात। हाँ, संक कॉस्ट फैलेसी, ये भी बहुत बहुत आम है। इसका कोई उदाहरण, जैसे वो फिल्म वाला? हाँ, बिल्कुल, जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं, बोरिंग लग रही है, लेकिन क्योंकि टिकट खरीद लिया है, तो सोचते हैं यार अब तो पुनी देखकर ही निकलेंगे। हाँ, पैसे वसूल करने हैं। या कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत पैसा लगा दिया, टाइम लगा दिया, अब दिख रहा है कि शायद सफल ना हो, पर उसे बंद करने में हिचकते हैं। क्योंकि लगता है कि जो लगाया वो सब बर्बाद हो जाएगा। सही। जबकि लॉजिक ये कहता है कि जो लागत डूब गई, वो तो वापस आनी नहीं। फैसला तो इस आधार पे होना चाहिए कि आगे और लगाने से फायदा है या नुकसान। पिछले निवेश को भूल जाना चाहिए। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। ये इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो सवाल ये है कि अगर हमारी सोच में ऐसे जाल बिछे हुए हैं, तो इनसे बचने का रास्ता क्या है? क्या स्रोतों में कुछ प्रैक्टिकल तरीकों का भी जिक्र है जो डोबेली सुझाते हैं? हाँ, बिल्कुल है। किताब सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाती, वो कुछ सरल उपाय भी बताती है। जैसे? एक तकनीक है जिसे कहते हैं प्रीमॉर्टम। प्रीमॉर्टम, ये क्या है? पोस्टमॉर्टम का उल्टा? हाँ, कह सकते हैं। किसी बड़े प्रोजेक्ट या फैसले से पहले आप ये कल्पना करते हैं कि वो बुरी तरह फेल हो गया। अच्छा। फिर आप पीछे जाकर सोचते हैं कि भाई ये फेल क्यों हुआ होगा, क्या क्या कारण रहे होंगे। दिलचस्प। इससे क्या होता है कि जो संभावित खतरे हैं वो पहले ही नजर आ जाते हैं। फिर आप उनसे बचने की प्लानिंग कर सकते हैं। ये तो वाकई काफी अलग तरीका है सोचने का। हम तो अक्सर बेस्ट केस सिनारियो सोचते हैं। हाँ, ये बिल्कुल उल्टा है, पर बहुत कारगर हो सकता है। और कोई ऐसी तकनीक? एक और है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, दूसरे दर्जे की सोच। दूसरे दर्जे की सोच? हाँ, यानी किसी फैसले का जो पहला तात्कालिक नतीजा है, सिर्फ वहीं तक ना सोचें, उसके आगे भी सोचें। मतलब उस पहले नतीजे का नतीजा क्या होगा और फिर उसका नतीजा क्या होगा। ओके, उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। जैसे मान लीजिए शहर में ट्रैफिक कम करने के लिए सड़क चौड़ी करने का फैसला हुआ। ठीक है। पहला नतीजा क्या होगा? शायद गाड़ियां तेजी से चलने लगें, ट्रैफिक जैम कम हो। हाँ, ये तो अच्छा है। लेकिन सेकंड ऑर्डर नतीजा क्या हो सकता है? शायद सड़क चौड़ी और अच्छी देखकर और ज्यादा लोग गाड़ी निकालने लगें। ये भी हो सकता है। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़कर अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने लगें, तो कुछ समय बाद ट्रैफिक शायद वैसा ही हो जाए या और बढ़ जाए। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था। तो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग हमें ऐसे दूरगामी नतीजों के बारे में सोचने में मदद करती है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों को देखकर क्या लगता है, डोबेली की किताब का मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? देखिए, स्रोत इस पर करीब करीब सहमत हैं कि ये किताब कोई बहुत गहरी एकेडमिक रिसर्च नहीं है। लेकिन इसकी असली ताकत है इसकी सादगी और प्रैक्टिकलिटी। ये रोजमर्रा की भाषा में है, छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है। हाँ, वो 99 चैप्टर्स वाली बात। हाँ, और ये हमें हमारी सोच की जो कमियां हैं उनके बारे में जागरूक करती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा जागरूकता बढ़ाना है, ये समझाना कि देखो, हमारा दिमाग हमेशा लॉजिकल नहीं होता। बिल्कुल, आप इसे एक तरह से दिमाग के लिए फर्स्ट एड किट समझ सकते हैं। फर्स्ट एड किट, अच्छा है ये। हाँ,
ये हमें वो आम मानसिक फंदे या जाल पहचानने में मदद करती है जिनमें हम सब कभी ना कभी फंसी जाते हैं। और इसका फॉर्मेट भी शायद आसान है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, इसका मॉड्यूलर फॉर्मेट बहुत सुविधाजनक है। आप कोई भी चैप्टर उठाकर पढ़ लें या कोई खास बायस आपको तंग कर रहा है तो उसके बारे में दोबारा देख लें। तो ये किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है? खासकर उन लोगों के लिए जो बिहेवियरल साइंस यानी व्यवहार विज्ञान से ज्यादा परिचित नहीं है। अच्छा। जिनके पास बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, उनके लिए ये एक बढ़िया शुरुआती बिंदु हो सकता है। ये हमें थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत बताते हैं कि स्पष्ट चिंतन की कला हमारी रोजमर्रा की सोच की गलतियों का एक आसान नक्शा है। हाँ, एक सुलभ और व्यवहारिक नक्शा जो हमें जागरूक बनाता है। और शायद कुछ सरल तरीके भी देता है जिनसे हम इन गलतियों को कम कर सकें। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जरूर। कि अगर हम इन सारी सोचने की गलतियों, इन पूर्वाग्रहों के बारे में जान भी जाएं, तो क्या सिर्फ ये जानकारी काफी है हमारे फैसले बदलने के लिए? शायद नहीं। या असली चुनौती इस जानकारी को रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार इस्तेमाल करने की है? वो जो ज्ञान और व्यवहार के बीच का फासला है, हाँ, उसे कैसे भरा जाए? शायद यही सबसे बड़ा सवाल है।